नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैलेंट स्पीक में मैं नितिन कनोत्रा तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं, उनका नाम है नीरज वर्मा। उनके लिए एक बात मन में आ रही है और वो कुछ इस तरह से है कि कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं। इन्होंने कला की दुनिया में अपना एक ऐसा नाम बनाया जिस तरह से इनके पिताजी, जिनका नाम है लेट श्री कृष्णलाल वर्मा जी, उन्होंने कला की दुनिया में अपना नाम बनाया था और उन्हें मालूम था कि मेरा बेटा जो है मेरा नाम और भी रोशन करेगा। तो नीरज वर्मा जी की कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार जी। ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैलेंट स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। नीरज जी, 10 साल की उम्र में जब बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेलता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप जब 10 साल के थे तो आपके पिताजी, जो कि एक रिनोन्ड तबला आर्टिस्ट थे, उन्होंने आपके हाथ में थमा दिया तबला, और वो तबला एज अ खिलौना आप ऐसा खेले कि आज तक आप खेल रहे हैं। तो किस तरह से वो सफ़र आपका शुरू हुआ और किस मुकाम तक आपको वो लेके आया? शुक्रिया नितिन जी, बहुत बहुत। सबसे पहले मैं ग्रेटर जम्मू का बहुत शुक्रिया करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता सकूं। बड़ा अच्छा बात कही आपने कि भाई जिस उम्र में बच्चों के हाथों में खिलौने दे दिए जाते हैं, मेरे को भी एक ऐसा खिलौना दे दिया गया कि जो आज तक आप खेल ही रहे हैं हम उससे, और शायद मरते दम तक खेलते ही रहेंगे उससे। नितिन जी, मैं शुरुआत करूँगा बहुत अर्ली एज में। आप समझ लीजिए कि जैसे मुझे होश आया, मतलब जैसे बच्चा पैदा होने के बाद 3-4 साल की उम्र में थोड़ा सा उसको दुनिया समझ आना शुरू होती है दुनियादारी में। तो मैंने अपने घर में जो संगीत का ही माहौल था वो ही देखा बचपन से ही माहौल का ये देखा, कुछ ऐसा देखा कि पापा को प्रैक्टिस करते देखा। पिताजी, आप जानते हैं मेरे पिताजी श्री कृष्णलाल वर्मा जी, बिल्कुल, जो रिनोन्ड आर्टिस्ट हैं, वो एक JNK नहीं, कला की दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो उनको ना जानता हो। और वो मैं जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि मैं उनको एक भारतवर्ष का एक श्रेष्ठ कलाकारों में मानता हूँ उनको मैं, क्योंकि वो चौमुखी आर्टिस्ट जिनको बोला गया है वो थे। तो मेरी खुशकिस्मती कि मैं उनके घर पैदा हुआ और मैं उनका एक, और वो आपके पिताजी तो थे ही थे, लेकिन उसके साथ साथ आपके मेरे गुरु भी बने वो। ये मेरी बहुत खुशनसीबी रही। तो जब भी मैं होश आया तो मैं उनको हमेशा तबले के ऊपर प्रैक्टिस करते देखता था। जब मैं उन्होंने प्रैक्टिस करनी, उनका घर में ये रहा कि भाई वो जब प्रैक्टिस करते थे तो उस समय कोई तंग नहीं करना चाहिए। जैसे आप जानते होंगे कि जब वो रियाज हम साधना करते हैं तो साधना में कोई कहते हैं खलल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्टिक लाइफ में तो ये प्रियोरिटी रहती है। साधना होती है अकेले में, उसमें कोई मतलब उसमें वो कहते कोई लग्जरीज वगैरह कुछ नहीं रहनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए। और उस समय प्रैक्टिस, आजकल खुद ट्रेंड ही चेंज हो गया, हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। वो नीचे बैठ के, नीचे दरी बिछा के कंबल रख के, जैसे सर्दियों हो तो कंबल, गर्मी हो तो वैसे ही रख के बैठ के रियाज करते थे। और मैं चला जाता था बच्चा, क्रॉलिंग करते उनके पास चले जाना और उनकी गोद में बैठ के उनका हाथ पीछे करके खुद हाथ बजाना शुरू कर देना। अब वो बीच में उनको अच्छा लगता, बीच बीच में वो डिस्टर्ब भी होते थे। अब जब होश आया तो मुझे एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। जब ये होश आया, अक्सर मेरे कानों में एक तबले का बोल ज़रूर पढ़ते थे, और वो बोल मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ पे, प्लीज़, जो मुझे आज तक याद है उनके। वो जब भी मैं उनके पास जाता था वो मुझे एक ही बोल पढ़ते थे, चलो बोलो मेरा घर का नाम आशू है जी। तो मुझे एज ए वो घर के नाम से बोला था, आशू बोलो ता तिट तक ता तिटिकिट तक ता तिटिकिट धा तिटिकिट धा तिटिकिट धा। और मैं बीच में रिपीट करता था। उन्होंने इतनी बार रिपीट करवाया कि मुझे आज तक वो याद रहे, और शायद मरते दम तक याद रहेगा, भूलेगा नहीं मुझे। एक तो मेरा शौक जागा कि भाई, और जैसे जैसे मैं मतलब ग्रोन अप हुआ, बड़ा होता गया स्टडीज़ के साथ साथ जी, इसकी तरफ मेरा रुझान बढ़ता गया। लेकिन नीरज जी, 10 साल की उम्र में आपने पहली लाइव परफॉर्मेंस दी जिसमें आपने 3 ताल बजाया। हाँ, 10 साल जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे ख्याल से कोई 5-6 साल की उम्र से उन्होंने मुझे सिखाना शुरू कर दिया। थोड़ा मैं बजाने लगा। बजाने जब लगा तो एक कहते हैं ना, एक बाय बर्थ आप
मतलब कुछ लेके आते हो साथ, मतलब गॉड गिफ्ट कुछ ऐसा समझ लीजिए। गॉड गिफ्टेड तो नहीं, खैर ये बाय बर्थ कुछ चीज़ आती है कि आपका पिकअप पावर जो होता है वो कईयों से अच्छा होता है। अब अगर आप 3-4 भाई हो या बहनें हो, सबका पिकअप एक जैसा नहीं रहेगा। जी। एक कोई बच्चा जिसका खास स्पेशल होता है। बिल्कुल। तो मेरे पिताजी ने तबला जो था वो मेरे छोटे भाई को सिखाना शुरू किया, पंकज वर्मा को। ओके। लेकिन उसका पिकअप इतना नहीं था, चाहे वो ध्यान नहीं दे पाया, तो वो उसको सिखाते थे, साथ में डांटते थे, यार तेरा दिमाग ही नहीं है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, ऐसे बजाना था, ऐसे नहीं ऐसे करके बजाओ। मैं सिर्फ देखता था। जब मैं देखता था तो पढ़ाई में थोड़ा सा मैं ठीक था, तो उनको लगता था कि इसको नहीं सिखाना है, ये पढ़ाई में ठीक है तो इसकी अलग लाइन रखेंगे। लेकिन ईश्वर ने लिखा, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। एक दिन मेरे को गुस्सा आया तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्या यार तेरे को बजाना नहीं आ रहा? मैंने कहा तू कैसी बात कर रहा है, ऐसे करनी है, ऐसे करके बजा। जब मैंने वो ता बजाया या 3 बजाया, मेरे पिताजी मुझे देखने लगे, कहने लगे यार इसको तो मैंने सिखाया नहीं, ये कैसे पिक कर दिया ये चीज़ जी। कहने लगे तेरे को कैसे आई? मैंने कहा आप पापा इसको सिखाते हो, मैं देख मैं रोज देखता, मैं सुनता हूँ। मैंने कहा इसको आ ही नहीं रहा। उनका माइंड सेटअप जो था वो बदल गया। उनको लगा कि इसके लिए एक तो म्यूजिक के लिए एक तो मैथमेटिक्स तेज होना चाहिए बंदे का, दूसरा ये होना चाहिए कि आपका पिकअप जो है वो पावर ज़्यादा पिकअप पावर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उन्होंने देखा भाई ये पिक कर सकता है, उन्होंने उस पे उनका माइंड डाइवर्ट हो गया, मेरी तरफ आ गया। जब मेरी तरफ आया तो वो उन्होंने रेगुलरली मुझे सिखाना शुरू किया और मैंने भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया। करते करते जब मैं 5-6 साल का हुआ तो मैंने फर्स्ट जो परफॉर्मेंस था वो ऑल रेडियो में, रेडियो कश्मीर जम्मू में एक कार्यक्रम आता था, बच्चों का कार्यक्रम। वो सुबह 10 बजे आते थे, उसमें बहुत सारे बच्चे आते थे। उसमें उन्होंने पहली परफॉर्मेंस मैंने 3 ताल तब बजाया था, जिसमें मेरे को इतनी मतलब होश नहीं थी तब, मतलब इतना पता नहीं था कि जो वो वहाँ मैडम बैठी थी वो कहती नीरज जी आप इतने छोटे छोटे हाथों से इतना अच्छा कैसे बजा लेते हो जी। मैंने कहा जी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। उन्होंने कहा कितनी देर? मैंने कहा 8 घंटे। मतलब उस समय इतनी होश नहीं थी, कोई घंटे कितने बोलने होते हैं। वो मुझे कहे नहीं नीरज जी इतने नहीं आप कर सकते हो, क्योंकि ये 8 घंटे बहुत होते हैं। मैं कहता नहीं मैं करता हूँ 8 घंटे, क्योंकि मैं वही चीज़ सोचता था कि पापा मुझे 5-6 घंटे बैठाते हैं, वो प्रैक्टिस ही है जी। प्रैक्टिस मेरे को समझ नहीं थी। तो तब मैंने ये फर्स्ट परफॉर्मेंस दी। उसके बाद रेगुलर मैंने 2-3 बार बजाया। उसके बाद जब मैं हायर स्टडीज़ में आया, जब मैं 7th-8th क्लास में पहुंचा, तो उसके बाद फिर मैंने ये तबला मेरा बंद कर दिया। अच्छा, मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट जो था वो डाइवर्ट हो गया इसके ऊपर, पढ़ाई की तरफ चला गया, डाइवर्ट हो गया और कुछ पढ़ाई की तरफ चला गया। और मैं कुछ साफ बात बोलूँगा, कुछ या जम्मू में ऐसे हालात नहीं थे उस समय कि इस चीज़ को कोई अच्छा नहीं समझा जाता था। इवन कि आजकल तो स्कूलिंग आपकी ऐसी हो गई है ना, तो बहुत प्रमोशंस हैं स्कूल में, एक्सपोजर बहुत मिलता है। अगर कोई ऐसा बच्चा मिल जाता है तो स्कूल वाले उसको बहुत बूस्ट करते हैं। हमारे टाइम पे कुछ ऐसा नहीं रहा। हमारे टाइम पे एक मजाक बन जाता था, मतलब बच्चा, मैं अगर तबला बजा रहा हूँ तो वो मजाक की नज़र से मुझे देखते थे। और कहीं टीचर्स तो टोंटबाजी भी कह देते थे कई बारी, तो जा यार तू के पढ़ना जा ये तबला शबला बजा जी। और जो काफ़ी पिंच करता था, वो चीज़ जो थी वो काफ़ी हर्ट करती थी एज ए चाइल्ड उस वक्त। वही हर्ट कर गई मुझे कुछ ऐसी चीज़ें जिससे मैंने वो तबला बंद कर दिया बजाना। हालांकि पिताजी ने मुझे समझाया लेकिन मैं नहीं समझा, मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं बजाऊंगा। मम्मा मुझे कहने लगे, कहने नहीं बजा रहा, रहने दो, आप ज़बरदस्ती मत करो इसके साथ, कहीं ना ये ना हो कहीं गलत उसमें चला जाए। तो मैंने बंद कर दिया। तो नितिन जी उसके बाद फिर मैं कोई 10th-12th में पहुंचा। एक कहते हैं ना कि सडन चेंज आना एक इंसान में, वो कुछ ऐसा सडन चेंज आया मेरी लाइफ के। टाइम के साथ साथ एक ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आया? 6 साल का वो जो गैप था मेरी लाइफ का, वो 6 साल का स्पैन जो था वो मैंने मिस किया हुआ था अपनी संगीत की लाइन से। वो स्पैन 6 साल बाद जैसे कोई रिवर्स आता है अपने उस पे वापस ट्रैक पे वो वापस ट्रैक में मैं आया। और एक प्रोग्राम जो था वो मैंने देखा, वो था मेरे दादा गुरु पंडित शिव कुमार शर्मा जी से, जो संतूर प्लेयर हैं, बिल्कुल वो तो वर्ल्ड फेमस उनका प्रोग्राम था। और उनके साथ उस्ताद अल्लाह रखा जी, आप जानते होंगे, जैसे उस्ताद जाकिर हुसैन जी के फादर, वो भी जम्मू से बिलोंग। उनका प्रोग्राम अभिनव थिएटर में हुआ, तो मेरे फादर साहब देखने गए, तो मैंने कहा चलो मैं भी देखता हूँ, मुझे क्यूरियोसिटी थी देखने की। मैंने जब वो प्रोग्राम देखा तो नितिन जी आप बिलीव करोगे, थोड़ी देर के लिए मैं मतलब ऐसे हुआ जैसे कि भाई वो स्टेज के ऊपर अल्लाह रखा जी नहीं, मैं बैठा हुआ हूँ। अच्छा, वो कुछ ऐसा मेरे माइंड ने जुनून पैदा किया मेरे अंदर। मुझे लगा कि मैं बैठा हूँ और मुझे वैसा बनना है यार, कुछ भी हो जाए।
मुझे वैसा एक गोल सेट हो गया उस टाइम एक मेरा माइंड जो था वो उसी वक्त सेट हो गया कि अब मुझे तबले में कुछ ना कुछ करके दिखाना है, चाहे अब जो भी हो कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ उस भी हो। छोटे से स्पैन में मैंने गिटार भी सीखा, मैंने वायलिन भी थोड़ा सा सीखा, मैंने गाना भी थोड़ा सा सीखा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कहीं बना नहीं किसी भी जगह पे। लेकिन मेरा इंटरेस्ट आके टिका ही तबले के ऊपर। जब मैंने किस्मत आपको वहीं पर लेके आई। जब वो मैंने उनको सुना तो मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि यार मेरे को ऐसा ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 2-4 दिन लिए, मैंने आके फादर साहब को बोला, मैंने कहा पापा मैं तबला सीखना चाहता हूँ। कहने लगे वो तेरे में अब कहाँ से ये चीज़ जाग गई, तू तो छोड़। मैंने कहा नहीं पापा मेरे को सीखना है। लेकिन वो गुरु थे उनका गुरु का, आजकल तो वैसे गुरु क्योंकि वो HOD रिटायर भी हैं, HOD म्यूजिक एंड फाइन आर्ट से HOD रिटायर हैं वो। और जितने अच्छे गुरु थे इतने अच्छे वो परफॉर्मर भी थे। जी बिल्कुल। बहुत कम लोग होते हैं जो परफॉर्मर भी बढ़िया हो, टीचर भी बढ़िया हो, और उनमें ये सारी खूबियाँ थी। गाते भी बहुत बढ़िया थे, वायलिन बहुत अच्छा, सितार बहुत अच्छा। मुझे यहाँ तक देखने को मिला हुआ है कि कोई किसी का सितार का प्रोग्राम होना या कुछ होना तो वो स्पेशली मेरे फादर साहब को सितार मिलाने के लिए बुलाते थे कि सर से सितार मिला दीजिए, हमारा या ये तानपुरा ट्यून कर दीजिए। बड़े सारे लोग मल्टी टैलेंटेड वही थे। तो खैर तो हम तो उनके पाँव की धूल भी नहीं है, उस काबिल नहीं, लेकिन खुशनसीबी है कि उनके बच्चे हैं जी। तो जब उन्होंने देखा कि इसका रुझान आ गया, लेकिन उन्होंने देखा अब कि इसका जुनून कहाँ तक काम करता है। नितिन जी मैं 2-3 महीने उनके पीछे लगा रहा, मुझे सिखाओ। 3 महीने उन्होंने मुझे पर खा, पर देखता हूँ कि इसका जुनून। 3 महीने तक उनको मुझे तबला टच नहीं करना, यस किया ना तबला टच करने दिया ना, मुझे मौका दिया। और मुझे कहा कोई नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, अच्छा देखते हैं आगे। सिर्फ वो ये देखना चाहते थे कि भाई इसका जुनून कहाँ तक कायम रहता है। बिल्कुल। आजकल तो वो चीज़ रही जी बिल्कुल। जब 3 महीने बाद उनको लगा कि भाई इसका जुनून जो है वो कायम है, ये सीखना ही चाहता है। फिर उन्होंने मेरी मदर को बोला, कहते अब मुझे लग रहा है ये सीखेगा, और ये अब सीखेगा, ये बहुत अच्छा सीखेगा। जी बिल्कुल। क्योंकि मैंने जो इसकी चमक देखी है, इसके अंदर जुनून देखा है, वो बड़े कम लोगों में होता है। और 3 महीने जो बिल्कुल एकदम पीछे पड़े रहना सिखाने के लिए, बिल्कुल, और वो भी उस स्टेज पे जब 10th, और वो भी अपने पेरेंट्स के, और एज ए फादर। और आजकल तो समय नहीं आता, आजकल तो कॉलर पकड़ के चल पापा इधर बैठ, इधर मुझे सिखा। तब हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, हमारे बहुत रिगार्ड था हमें। फिर उन्होंने मुझे बिठाया, मैंने भी एज ए गुरु उनको एक्सेप्ट किया, उन्होंने शिष्य एक्सेप्ट किया। फिर उन्होंने मेरा जो टीचिंग थी वो करना शुरू करी। और उसके बाद फिर मैंने नितिन जी ना दिन देखा, ना मैंने रात देखी, ना मैंने अपना मतलब कुछ नहीं, मैं सब दुनियादारी भूल गया। एक टाइम से ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कोई अपनी एक सीधी लाइफ से उठकर एक उसमें साधु की लाइफ में चला जाता है, तपस्या की लाइफ में। जी, मैं उस तपस्या की लाइफ में वो आपका तपस्या का पीरियड तब से शुरू हो गया तपस्या। और वो ऐसा जुनून मैं हमेशा गुरुओं से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से, कि ये जुनून मेरे अंदर बना रहे, अभी भी वो कायम है। वो ऐसा जुनून है कि नितिन जी अगर जिस दिन मैं तबला ना बजाऊं, अगर मेरा कोई स्पैम टाइम पीरियड थोड़ा सा लंबा हो जाए, 3-4 दिन गैप पड़ जाए ना, मैं तबले को टच करूं, मेरे को एक अजीब सी एक इरिटेशन हो जाती है, एक अजीब जैसा ना, मेरे को अपने आप पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने तबला क्यों नहीं बजाया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे तबला मेरे साथ है, इसे कह सकते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी सी बन गई, ये मेरी ज़िंदगी बन गई है। और मैं शायद, मैंने कहा कि भाई ये मेरा लाइफ टाइम के लिए आपके साथ जुड़ गया हुआ है, जब तक ज़िंदगी रहेगी ये मेरे साथ तो नीरज जी, जब फिर आपने 3 महीने मतलब अपने फादर से आपने बड़ी रिक्वेस्ट की कि नहीं मुझे सीखना है, और 3 महीने तक उन्होंने आपको परखा कि आज करते हैं, कल करते हैं, तो फिर जब 3 महीने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आपको, तो फिर उसके बाद आपका पीरियड कैसा शुरू हुआ, कैसे आपको ऑप्शंस मिले लोगों के सामने आने के? एक बात मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा, और ये जो आने वाली जनरेशन्स है, जहाँ जो म्यूज़िक फील्ड में जनरेशन जो आजकल सीख रहे हैं लोग, ये उनके लिए भी मैं ये बात स्पेशली तौर पे बताने जा रहा हूँ। वो भी इस चीज़ को अगर ग्रैस्प कर सकें, मतलब अगर अपने अंदर डाल सकें इस चीज़ को, तो बड़ी अच्छी बात है। नितिन जी, सबसे बड़ी आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि जो भी बच्चे आप देखिए इंस्टीट्यूट में सीखने जाते हैं, चाहे वो कोई भी कला हो, कोई सीखने जाते हैं, वो कॉपी पेन लेके जाते हैं साथ में और लिखते हैं। टीचर्स भी हैं, हाँ जी लिखो जी,
क्योंकि टीचर्स कहते हैं कि जल्दी निपटाने के लिए लिखो। टीचर स्टूडेंट भी बोलता मैं भूल जाऊंगा सर, मैं मेरे को लिख के दे दीजिए। मैंने देखा बड़े इंस्टीट्यूशन में ऐसा हो रहा है। मैं खुद भी अगर से कई बच्चों को सिखाता हूँ, मैं देते कोशिश मेरी रहती है कि भाई कॉपी पेन ना हो। मैं देखूंगा ये नहीं काम चल रहा, फिर मेरे को भी लिख के देना ही पड़ता है जो है। मेरे टाइम पे मेरे फादर साहब ने मुझे एक बात बोली कि ना ही कॉपी पकड़नी है ना ही पेन पकड़ना है। सीखना है तो ऑन द स्पॉट बैठ के सीखना है, जो जो माइंड में आ जाएगा वही करना है, और कोशिश करनी है उसको पिक करने की। आप मतलब प्रैक्टिकल वे में आप कितनी जल्दी उसको पिक करते हो, कितना क्विकली पिक करते हो चीज को, क्या प्रैक्टिकल और क्या थ्योरेटिकल, दोनों तरफ से। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बट ये तो बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन चलो ये मुश्किलों से खेलना तो अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग खेल रहे हैं तो हम ही खेलते क्या है। बिल्कुल। नितिन जी ऐसा होता था, रेंटेड घर में हम रहते थे, जैसे आप जानते हैं। सुबह कई बार ब्रेकफास्ट करके हमने 10 साढ़े 10 बजे बैठ जाना, शाम को 7-8 बज जाने, ना दिन का खाना ना चाय, कुछ नहीं। इस दौरान मदर एक बार मम्मा एक बार आते थे बोलने के लिए, 1-2 बार डांट भी पड़ जाती थी कि जब मैं सिखा रहा हूँ ना बीच में नहीं आया कर, 100 बार बोला। उनको पता था और वो फिर डिस्टर्ब करती नहीं थी। ये ज़रूर कहते थे कि भूखा कुछ खाया नहीं है, कहते नहीं अभी भूखा रहेगा तो आगे जाके कुछ खाए। वो माँ का प्यार एक तरफ वो और पापा की फटकार एक तरफ। मैं भूखा रहता था, वो खुद भी भूखे रहते थे। ये बड़ी ये देखने वाली बात थी। सिखाना उन्होंने 8 घंटे सिखाना, और उस 8 घंटे में नितिन जी अगर उन्होंने मुझे सपोज करो कोई 10 चीज़ें सिखाई, 10 चीज़ें सिखाई, अब 10 की 10 याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, चाहे आप कितने भी शार्प माइंड क्यों ना हो। और जबकि आपकी इनिशियल स्टेज है, जबकि मेरी एक टाइप से मेरी इनिशियल स्टेज ही थी, लेकिन उस 10 में से मेरे को 4 या 5 ही याद रहती थी। लेकिन वो 4-5 चीज़ें मुझे जो याद रहती थी ना, वो मुझे आज तक भूली नहीं है। जब मेरा प्रोसीजर चलता रहा, कोई मतलब ऐसे ही कोई 2 साल 3 साल, जब जैसे जैसे वो मुझे सिखाते रहे, मेरा पिकअप पावर और ज़्यादा फास्ट होने लगा, और मुझे पता लगने लगा कि भाई ये प्रोसीजर सीखने का बेसिकली तरीका ये है कि अगर मैं कॉपी पे लिखूं तो मैं थोड़ा सा लापरवाह हो जाता हूं, नहीं यार मैंने लिखा हुआ कॉपी पे, आज निकालनी मैं इसको देख लूंगा। और उन्होंने आपको डे 1 से ही आदत डाल दी थी कि कॉपी पे ना लिखें। और आप बिलीव करेंगे आज तक मुझे वो याद है, और मैं आज भी अगर अपने बच्चों को सिखाता हूं तो मैं वैसे ही शुरू करता हूं जैसे वो करते थे, बिल्कुल ऐसे ही शुरू करता हूं। और मेरे जो छोटे बच्चे जो मेरे से सीख रहे हैं, जो बजा रहे हैं, वो कभी कॉपी खोल के नहीं बजाते, वो भी ऐसे ही बजाते हैं, उनका भी यही तरीका है बजाने का। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मेरे को बाद में ये पता लगा कि मेरा माइंड तो शार्प हुआ ही हुआ, बाद में मेरे को इस चीज़ का बेनिफिट कितना हुआ, वो ये हुआ, कहते हैं गुरु अनेक शिक्षाएं अनेक। बिल्कुल। शिक्षाएं अनेक का मतलब कि गुरु तो आपके हैं ही हैं जी। अच्छा, आपको कहीं से भी कुछ मिल रहा है, आपको उसमें लेने में कोई हर्ज नहीं, कोई भी हो। उसमें मुझे ये होता था कि मैं किसी भी आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट का कोई प्रोग्राम देखता था, जम्मू में आते थे, जहाँ मैं बाहर जाता था, किसी भी मुझे बड़े आर्टिस्ट का प्रोग्राम देखना, उन्होंने कोई एक अच्छी चीज़ बजानी ना, मैं मिनट में उसको पिक कर लेता था, क्योंकि मुझे आदत थी बनी हुई। लोग कॉपी में लेके लिखते हैं, नहीं यार क्या बजाया है उन्होंने, जब दोबारा अब तो चेंज ही हो गया ट्रेंड। अब आप एक चीज़ को 50-50 बार सुन के, 5000 बार सुन के भी उसको कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो टाइम पीरियड बहुत मुश्किल टाइम पीरियड था, जिससे आप गुजरे हैं, जिससे मैं गुजरा हूँ, या मेरे साथ जो कलाकार थे जो जम्मू के अच्छे, वो सारे लोग गुजरे हुए हैं, उन्होंने काफ़ी तपस्या की है, मेहनत की हुई है। हम सोचते हैं कि हम ऐसे थे, और हमारे जो पिछले लोग थे, जो मेरे फादर साहब गुरु लोग, जो पिछले लोग, उन्होंने भी उन्होंने पता नहीं हमसे भी ज़्यादा हार्ड वर्क, टफ टाइम देखा हो, टफ टाइम हार्ड वर्क किया हुआ था जी। तो अल्टीमेटली हमें ये पता लगा कि संगीत जो है बेसिकली ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। इसमें तपस्या, वाकई इसको साधना और तपस्या इसलिए बोला गया कि इसको किसी डिग्री के साथ हम मैं इसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसी के साथ एक चीज़ जोड़ूंगा, मैं एक आर्टिस्ट से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा कि आज की जनरेशन जो है कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर बनना चाहती है, लेकिन आर्टिस्टिक लाइफ की तरफ उनका आना जो है वो काफ़ी मुश्किल रहता है। तो उनका बड़ा प्यारा सा जवाब ये था कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना आसान है, एक आर्टिस्ट बनना उससे 3 गुना ज़्यादा मुश्किल, बहुत मुश्किल है। नितिन जी बहुत अच्छा बात बोला, जिसने भी बोला। मैं आपको एक बात बताऊँगा, जब मैं इस लाइन में पढ़ा तो एक दिन मैं
ऐसे ही पंडित शिव कुमार शर्मा जी आए हुए थे तो हरिनिवास पैलेस में, तो मैं उनके पास अपने पिताजी के साथ गया हुआ था क्योंकि उनके गुरु थे तो साथ रहते थे। मेरे माइंड में एक जवाब आया, उनको मेरे को क्वेश्चन आया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पंडित जी कितने टाइम के लिए हमें वो करना चाहिए, रियाज़ करना चाहिए या क्या करना चाहिए, कितना? कहते बेटा आजकल के समय में या तो संगीत सीखना नहीं चाहिए, अगर सीखना हो तो आपके अंदर जुनून नहीं होना चाहिए। मैंने कहा फिर क्या चीज़ होनी चाहिए? कहते पागलपन की हद तक जुनून होना चाहिए, फिर आप संगीत सीख सकते हो, अदरवाइज आप संगीत नहीं सीख सकते। और वाकई में ये सही बात है। इसमें इतना पागलपन होता है नितिन जी कि मैं रात को कई बार नींद नहीं आती, मैं सोता नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिमाग जो है वो मेरे तबले की तरफ चलता रहता है, नई नई क्रिएशंस करता रहता हूँ। मेरी मिसेस कई बार बोलती है ये रात को सो से क्या बोलते हो आप? मैंने कहा यार ये तुम नहीं समझोगी। ये आपकी मिसेस से एक सवाल मेरे जहन में आया जी। आपके पिताजी ने आपको सिखाया जी, आपके आगे भी बेटा है, हाँ जी, क्या आपने उनको सिखाया? नितिन जी ऐसा है कि भाई जो हालात मैंने फेस किए हैं या जम्मू के जो संगीत को लेके जो कंडीशंस हैं, या जो आप देख लीजिए, आपको भी अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं कि इतना एक्सपोजर जम्मू में है नहीं। जैसे मैं इन दिनों कोरोना की वजह से जो आर्टिस्टों का मैंने कंडीशंस देखा, मुझे बहुत अजीब लगा कि देखो क्या मतलब किस पोजीशंस पे आर्टिस्ट को रखा है, कि बाहर ऐसे तलियों पे आर्टिस्टों को रखा जाता है और यहाँ क्या है। यहाँ तो होना कि सभी आर्टिस्टों को कुछ ऐसा कैटेगरिकली कुछ ऐसा हो जाए कि जो भी कलाकार बने, अगर उसके पास डिग्री आ जाए, उसको एक सफिशिएंट जॉब मिल जाए जिसको उसको एक अर्निंग हो जाए, बेचारे को भूखे मरने की नौबत ना है, कुछ लाइफ सिक्योरिटी उसकी हो जाए। अब जो फ्रीलांसर आर्टिस्ट हैं जिनके पास जॉब कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो लेकिन वो बेचारे मैंने देखा वो कभी अकेडमी में जा रहे, कभी कहीं जी हमारी पेमेंट्स दे दो, हमें दिक्कतें आ रही हैं, हमें ये हो रहा है। ये देख के बड़ा अजीब जैसा लगा, और लगा कि नहीं, जम्मू में कश्मीर में रह के कलाकार बनना नहीं चाहिए। अगर ऐसा दौर हो, हमारा तो शुक्र खुशनसीबी है कि हम पढ़ लिख गए या हमें नौकरी मिल गई, एक अच्छी सिक्योरिटी मिल गई और हम जॉब कर रहे हैं। लेकिन हम अगर उस कंडीशन में अपने आप को ढाल के देखें तो यहाँ कितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हम कितनी बार परफॉर्मेंस करते हैं, नहीं करते। लेकिन बोलने से ज़्यादा हमें लगता है कि हम परफॉर्म करें, लोगों को हमारा फंड लगे, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं ऐसा। इस वजह से मैंने तो ये अपनी लाइफ में सोचा कि मैं अपने बेटे को संगीत ज़रूर सिखाऊंगा, इसको पता होना चाहिए। इवन कि वो जानता है, गाता भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये विरासत है। और बेसिकली उसको सिखाया मेरे पिताजी ने है। शुरुआत वही करके गए। जम्मू में एक प्रोग्राम हुआ था घराना में, मेरे बेटे ने भी सोलो बजाया था, वो सारा पिताजी का सीखा हुआ था तब। तो शुरू उन्होंने करवाया, सिखाया भी उन्होंने। तो ही फील बहुत प्राउड कि भाई मेरा पोता भी बजाने लगा है तबला, बेटा तो था ही था। तो खैर वो दुनिया से चले गए जल्दी, तो जैसे ईश्वर की मर्जी, बजाता वो अब भी है छोटा। लेकिन मैंने इसका मेनली रुझान जो है वो स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा डाला है कि नहीं, तू पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रहना, तूने फोकस रखना है और कोशिश करनी है कि जॉब जो है, जो सिक्योरिटी, पहले तो सिक्योर हो जा अपनी किसी भी लाइन में जाके, बिल्कुल। उसके बाद तो चाहे संगीत को सीखता है मेरे से, अभी मैं सिखाता हूँ, गाना भी सीखता है, तबला भी बहुत अच्छा बजाता है, गाना भी बहुत अच्छा गाता है, उसके बाद डांस बहुत ही बढ़िया करता है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, बड़े अच्छी परसेंटेज ली उसने, 90 अबव 12th में भी लिया उसने। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच। ये तो आप लोगों का प्यार है। तो कहने का मतलब कि हर तरीके से वो अच्छा है, बट संगीत में मैं उसको फुली संगीत में मैं मतलब प्रोफेशनली मैं उसको लाना नहीं चाहता हूँ। बाकी उस ईश्वर की मर्जी, अगर उसके भाग्य में लिखा होगा तो डेफिनेटली आएगा। तो नीरज जी, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैलेंट स्पीक के मंच से आज की जनरेशन को आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा यही मैसेज तो खैर मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं एक प्रार्थना कर सकता हूँ। एक जितने भी हमारे छोटे मेरे बच्चे सीख रहे हैं, छोटे भाई बहन जितने भी सीख रहे हैं, जो दो फ्रेंड्स वगैरह सीख रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया आप किसी भी लाइन, कोई भी लाइन जो है, या संगीत जो वो संगीत की जो लाइन है वो बुरी लाइन नहीं है, जहाँ वो ख़राब लाइन नहीं है। अगर हर कोई यही सोचे कि भाई हमें इसमें वो नहीं मिल सकता, प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता, या इसमें सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं, भाग्य का कोई पता नहीं होता है। हमारे जम्मू में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो जम्मू में पैदा हुए, यहीं से सीखे, आज बाहर सेटल है और बड़ा अच्छा नाम, बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अपने जो संगीत के प्रति या किसी भी लाइन में आप जा रहे हो, उसके प्रति आप पूरी तरह से समर्पित हो जाएं।
मतलब जैसे आप ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं ना, अपने संगीत के प्रति ऐसे ही समर्पित हो जाएं। रियाज करें, प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा हो सके, तपस्या साधना करें। ये नहीं सोचें कि मेरी एक एल्बम निकल गई, मैंने कैसे निकाल गई, जहाँ मैंने 4 परफॉर्मेंसेस कर ली, अब मैं बहुत बड़ा स्टार हो गया। तारीफ की तरफ मत जाएं। मेरे गुरुजन जो लोग कहते हैं, वो कहते थे बेटा ज़िंदगी में इस फील्ड में एक ही चीज़ बहुत मुश्किल है, वो है अपनी तारीफ को पचाना। जो अपनी तारीफ को पचा गया वो लाइफ में बन गया, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो मेरी आपसे सही हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी तारीफ को पचाना सीखिए। तारीफ जो करता है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, जो आपकी कमियां निकाले उसकी तरफ ध्यान दीजिए और अपनी कमियों की तरफ ध्यान दीजिए। और अपने संगीत के प्रति या किसी भी जो भी आप लाइन चुन रहे हो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, कुछ उसमें इतने डेडिकेटेड हो जाओ कि लोग आपके पास आएँ ये पूछने कि सर ये चीज़ कैसे होती है। ठीक, ऐसा एक्सपीरियंस अपने अंदर गेन करना चाहिए। यही मेरा सबसे प्रार्थना है और यही मेरा एक मैसेज है। थैंक यू नीरज जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला हमारे ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैलेंट स्पीक के लिए। उम्मीद है कि आपसे फिर से हमारी मुलाकात होगी और आपकी लाइव जो परफॉर्मेंसेज हैं वो हम देखते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद नितिन जी, बहुत मज़ा आया मुझे। मैं ग्रेटर जम्मू का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे इस काबिल समझा कि भाई मैं यहाँ आके कुछ अपने 2 अल्फाज बोल सकूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी क्रू मेंबर्स का बड़ा शुक्रिया। थैंक यू भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ नीरज वर्मा जी, जिन्हें कला की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो ना जानता हो। इन्होंने इनकी ज़िंदगी का सफ़र कैसे शुरू हुआ और क्या क्या मुकाम इन्होंने हासिल किए, इन्होंने अपनी ज़िंदगी की वो हर एक बात हमसे शेयर की। इनसे बात करने के बाद चंद शब्द मेरी ज़ुबान पर आ रहे हैं जो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। वो कहते हैं, हुनर किसी का मोहताज नहीं होता, हुनर किसी का मोहताज नहीं होता, कला के लिए किसी भी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती, कला अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसी तरह की शख्सियतों के साथ मैं आपको रूबरू करवाता रहूँगा ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैलेंट स्पीक्स में। और आप ग्रेटर जम्मू वर्चुअल फेसबुक पेज, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।